नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 21 जनवरी 2024 के सीटेट के पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। जो पेपर आया था उसके बारे में उस टाइम हम लोग डाल नहीं पाए थे किसी कारणवश, लेकिन आपको पता है कि जुलाई में हमारा सीटेट का जो है पेपर होना है और उसकी सभी चिंता कर रहे होंगे आप लोग कि किस टाइप का उसका पेपर आता है, क्या किस टाइप की जो है प्रश्न उत्तरी उसकी रहती है। तो उसी संदर्भ में हमारे सामने जो पेपर है साइंस का वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो दो पेपर मैंने पहले करवा चुका हूँ मैं 2018 और 2019। 2024 लास्ट ये करवाने का फैसला इसलिए रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट पेपर को इसलिए सोल्व करें ताकि हमको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट जनरेशन में आ रहे हैं। आप 2018 का मेरा पेपर जो सॉल्यूशन है वो जाके खोलना, और 2024 का आप लोग पेपर जो है वो आज सॉल्यूशन कर रहे हो, तो दोनों में रात दिन का डिफरेंस आपको आएगा। जब आप साइंस के प्रश्नों की तरफ चलते हो तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से लेवल बढ़ा है प्रश्न पूछने का। जैसे 2018 में जो प्रश्न उत्तरी है वो आप लोग खोल के देखोगे जब उसको, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सिंपल और सीधे सटीक प्रश्न वहां पे पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को जो है वो घुमा फिरा के, हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं माने जाते जा सकते हैं, लेकिन इतने भी सरल भी नहीं माने जा सकते हैं कि इतने ज़्यादा सरल प्रश्न हो। तो आई विल बेस्ट ट्राई ऑन माई लेवल, और ट्राई करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चनों को समझ सकें। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज़्यादा समय आप लोगों का मैं लूँगा नहीं, अपने पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद, जो ये नीचे आपको लाइनें दिख रही है ना, अनुच्छेद बोलते हैं उनको, पैराग्राफ। पैराग्राफ को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और उसमें जो आपके सही विकल्प है उसको जो है चुनना है। ठीक है, और उसके जो है क्रम के अनुसार इसको स्थानों को भरना है। ठीक है, बात करते हैं ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं, यानी कि अलग अलग जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके अलग अलग कंपन भाग होते हैं। जैसे हम बांसुरी की बात करें या फिर हम लोग अलग अलग तरीके की जो है वो, जैसे शहनाई हो गई, तबला हो गया, गिटार हो गई, इनकी हम लोग बात करें, या फिर इकतारा की बात करें, या फिर वायलिन की बात करें, तो सबके अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जो है वो कंपन निकलते हैं। ठीक है, अब मतलब अलग अलग जगह से वो वाइब्रेट होते हैं जिसकी वजह से ध्वनि निकलती है। ये यहाँ ये बोल रहा है कि ध्वनित तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तनित झिल्ली, वाई में जो है तनित झिल्ली होती है। ठीक है, और एक्स में क्या होती है, तनित तार होते हैं। और आपके जो है कंपमान वायु भाग में जो है, जो जेड वाला है, उसमें वायु स्तंभ या फिर हम लोग उसको एयर कॉलम होते हैं। अब सीधा सीधा जो है प्रश्नों को इस प्रकार से पढ़ना है कि हमको आ जाए। ठीक है, हमको ये देखना है कि हमको कौन सा आ रहा है, फिर उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चंस को काटेंगे। जब मैं बात करूं जेड की, जेड को हम लोग सबसे पहले देखें तो जेड में जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसका भाग होगा वायु स्तंभ, या फिर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे एयर कॉलम। यानी एयर कॉलम किस में होंगे, एयर कॉलम यानी छिद्र किस में होते हैं, या तो आपके सनाई में ही छिद्र होते हैं, इसके अलावा किसी में भी छिद्र देख लीजिए, किसी में भी छिद्र नहीं होते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पे सीधा सा प्रश्न आपके हो जाएगा। ठीक है, फिर तार, तार तो आपके इकतारा में भी होते हैं, सितार में भी होते हैं और गिटार में भी होते हैं, यानी कि 3 नंबर आपका जो है सही हो जाएगा। झिल्ली यहाँ पे आपको देख लो, तबला में अगर आपको कोई सा भी नहीं आ रहा तो जेड का आपको जरूर आएगा, क्योंकि जो एयर चेंबर है, एयर कॉलम है, वो किस में पाए जाते हैं, ओनली शहनाई में, बांसुरी में, ऐसे जो आपके जिसको मुख द्वारा हम लोग फूंक देके बजाते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो 62वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 62वां प्रश्न क्या कहता है कि ये जो कुछ दिए हुए हैं नीचे ऑप्शन, उनमें से कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट है, और उनमें जो है उनकी पहचान करनी है हमको। माइक्रो न्यूट्रेंट की इनमें से जो है पहचान करनी है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रेंट कौन से होते हैं और मैक्रो न्यूट्रेंट कौन से होते हैं। वे सूक्ष्म पदार्थ, वे पदार्थ या फिर वो पोषक तत्व जो आपको, आपके शरीर को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, उनको हम लोग जो है वो आपके क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और वही आपको जो है
ज्यादा मात्रा में चाहिए तो उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम लोगों के आसानी से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको जो है सबसे पहले बोरोन, बोरोन का नाम सुना होगा आपने। बोरोन चाहिए होता है आपको सूक्ष्म मात्रा में आपके शरीर को। जिंक या जेडन आपके शरीर को जो है सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। मैग्नीज चाहिए आपके शरीर को। ठीक है, उसके साथ साथ आयरन भी आपके शरीर को चाहिए होता है ना। उसके साथ साथ आपके शरीर को कॉपर भी चाहिए होता है। ये सब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है जो मैं लिख रहा हूँ। उसके अलावा आपके क्लोरीन भी चाहिए होता है। तो ये कुछ सूक्ष्म मात्रिक है। अब अगर इनमें से हमको कुछ मिल रहा है तो हम लोग वैसे ही कर लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके जो है सूक्ष्म मात्रिक जो है। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं चाहे डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको अगले अगर यहाँ से इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग काटने में जो है वो सक्षम रहो। ठीक है, तो यहाँ हमको बोरोन, जिंक, मैग्नीज, फेरस, कॉपर और क्लोरीन देखना है। सबसे पहले क्लोरीन यहाँ पे है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे है लेकिन एल्यूमिनियम और सल्फर के साथ है, जो कि हमें नहीं चाहिए। आपको जो है क्या क्या चाहिए, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, फेरस, आपके जो है कॉपर और क्लोरीन। ठीक है, अब आपको जो है कॉपर, कॉपर किस में है आपके, सबसे पहले देखो जिंक है यहाँ पे, लोहा है और मैग्नीज है। तो चारों यहाँ पे आ गए, यानी कि आपको जो है 4 नंबर या आपके आपके यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा सही, है ना। चारों ही आ रहे हैं ना, यहाँ पे जिंक भी है, मैग्नीज भी है, फेरस भी है, तीनों यहाँ पे आ गए। तो आपके जो है आंसर 4 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल सीरियसली होके जो है करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो अगर इसको जल्दबाजी में भी करवा सकता हूँ। ठीक है, बात करें 63 प्रश्न की। 63 प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। 63 प्रश्न को पढ़ते हैं भाई। ये बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमको जो है वो देखना है इसमें से। ये बोल रहा है कि जो रात्रि आकाश में तारे जो होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति प्रतीत करते हैं। जो तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो गति करते हैं आपके। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है ना। जो पृथ्वी होती है वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो आपको पता है जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही घूर्णन करती है। साथ में आपके तारे भी जो होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं। यानी जो तारे होते हैं वो किसके विपरीत होते हैं, पृथ्वी के विपरीत होते हैं। तो ये दो कथन थे, तो वो दोनों ही सही होंगे और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आपको जो है 63वें प्रश्न का आंसर मिल गया होगा मेरे ख्याल से। 64वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो सही से आप लोग पढ़ पाओ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो 64वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन में लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है, यानी कौन सा कथन है जो लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। अब देखो लोहे में जंग किस प्रकार से लगता है, जब भी किसी धातु का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें जो है आपके सॉरी जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसके बाद उसमें क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। अब वो आपके तांबे में, सोने में, हर एक चीज में जो है वो जंग लगता है। ठीक है, तो लोहा जो है वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके आपकी जो है उसमें जो भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसको हम लोग जंग कहते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ जो ऑप्शन होगा वो देखो, यह सही कथन हमको देखना है। ठीक है, यह लोहे को ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। यानी जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उष्मा सेपी जो है ये अभिक्रिया है। क्या है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है, ये भी सही बात है। और क्या है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है। उसके बाद सामान्य ताप पर हो सकता है, यानी सामान्य ताप पर क्या ये हो सकता है, तो क्या ये सामान्य ताप पर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। क्या नहीं है, उत्क्रमणीय जो है अभिक्रिया नहीं है। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर ये आ जाएगा। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती है। लोहा जो है ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया को शामिल करेगा, उष्मा सेपी अभिक्रिया होगा और सामान्य ताप पर भी ये हो सकता है ना, सामान्य ताप पर भी ये
हो सकता है। अब हमको जो है 65वां, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। 65वां प्रश्न मैं हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। हमको अगर इनमें से एक भी प्रश्न आता होगा, एक भी क्या पहला भी प्रश्न अगर आपको आता होगा, तो बिल्कुल आप लोग ये प्रश्न के आसपास पहुंच जाओगे। आपको भुजा हुआ चूने के बारे में पता होना चाहिए। जो भुजा हुआ चूना होता है ना, भुजा हुआ चूना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भुजा हुआ चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो एक का यानी कि 4 आपके पास जो है, इन दोनों ऑप्शनों को हम लोग काट देंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जिनमें से आंसर सही हो सकता है। उसके बाद बी में सादा नमक। और सादा नमक, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा, अगर उसने विज्ञान पढ़ी है तो सादा नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, यानी बी का 6 और बी का 6 दोनों में ही है। इसमें इसमें बी का 6 नहीं है, इसमें बी का 5 है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है ना। तो हमारे पास 1 नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग लगा लीजिएगा, बाकी को आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। फिर भी पूरा क्वेश्चन को करवाना चाहें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। सी का 3, सी का क्या हो रहा है? 3 नंबर है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना होता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है आपके? कास्टिक सोडा क्या होता है बताओ? सोडियम आपके जो है हाइड्रो ऑक्साइड होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना जो है वो आपके कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कई बार हमने इसके बारे में जो है वो पढ़ रखा है। अगले प्रश्न के बारे में कहा, ये तो ज्यादा डीपली प्रश्न है ही नहीं, है ना। 66वां प्रश्न है हमारे पास, 66वां प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए भाई। 66 में जो प्रश्न है वो आपके शिक्षण अभिरुचियों से संबंधित है। ये बोल रहा है कि तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया जाता है। थोड़ा सा हम लोग इसका इंग्लिश भी करेंगे ताकि हमको जो है क्वेश्चन सही समझ में आए। ये बोल रहा है कि फैक्ट जो है एक ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल सही बात है। फैक्ट क्या है? एक ऑब्जर्वेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नियम क्या? एक लॉ होता है। जो आपकी थ्योरी होती है, क्या वो एक लॉ होता है? तो वो एक लॉ नहीं होता है। यानी हमारे पास 1 नंबर का जो आंसर, आपके जो 66 का नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, है ना। कभी भी लॉ जो थ्योरी होती है वो एक लॉ नहीं होता है, ठीक है। आपके पास जो है वो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न। 67 नंबर का प्रश्न को हम लोग आसानी से जो है वो कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी आपको, मुझे लगता है, जहां तक अगर आपने पिछली बार पेपर दिया है तो। ये बोल रहा है कि जो ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ होती है उसको अनावेशित सूक्ष्मदर्शी के निकट लाया जाता है। यानी कि जो जिसमें आवेश नहीं होता है उसको ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित सूक्ष्म विद्युतदर्शी के रूप के जो है निकट लाया जाता है। अब उसके पास क्या क्रियाएं होगी ये हमको जो है वो देखना है। जब विद्युतदर्शी पत्तियों को एक दूसरे से दूर जाएगी, यानी जो विद्युतदर्शी पत्तियां हैं क्या वो एक दूसरे से दूर जाएगी, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएगी। तो ये एक प्रकार का क्या है? अवलोकन है। क्या है? एक प्रकार का अवलोकन है, ठीक है। साथ में दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां जो है समान आवेश अर्जित करेगी। तो दोनों जो विद्युतदर्शी पत्तियां हैं वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ये हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। साथ में ऋणावेशित आवेशों को अगर विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से की ओर से दूर चली जाएगी। और ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। यानी पहला तो क्या है? एक अवलोकन है, जबकि ये बी व सी जो है ये एक अनुमान है। तो यहाँ पे 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न दिया है। 68वें नंबर के प्रश्न की ओर चले। 68 नंबर पे प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? जो भी अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए उत्तरदायी कुछ गैसें हैं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ओजोन होती है ना, ओजोन वो नहीं होती है, क्योंकि ओजोन अपने अम्लीय वर्षा के लिए तो उत्तरदायी नहीं होती है। तो ओजोन काटते ही हमारे पास ये जो सी वाला है, सी वाला तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी बी और सी तो नहीं हो सकता। यानी 2 ऑप्शन तो हम लोगों ने अभी ही काट दिए।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है, तो ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता है, तो बी वैसे ही कट चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 1 नंबर भी ऑप्शन कट जाएगा, तो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन डी और ई बचेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके अलावा हमको ये पता होना चाहिए जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3, SO3 ये भी आपकी क्या होती है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। उसके अलावा NO2 जो होती है ना, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपके ये भी क्या होती है, आपके अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, SO3 जो होती है ना, वो तो होती है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO3 ये भी होती है। तो ये सब आपके क्या होती है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। क्या पता इस बार ये दोनों ऑप्शन देके पूछ लें, तो आपको ध्यान रखना है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और SO2 के बारे में, ठीक है, SO3 और SO2 के बारे में भी ध्यान रखना है, साथ में NO2 और SO3 के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न वही आपके शिक्षण जो है अभिरुचि का आ गया, शिक्षण अभिरुचि सॉरी, जो आपके शैक्षिक आपके जो है क्या बोलते हैं इसको, आपके साइकोलॉजी संबंधित प्रश्न मान लो, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशन नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को देना है, यानी परिकल्पना करने के जो है, परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, खोजबीन तक ले जाने वाला प्रश्न बनाना, यानी कि कोई भी जो प्रश्न होगा अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को अगर खोजबीन तक, इसके लिए मैं इंग्लिश का यूज करूंगा थोड़ा सा, अगर फॉर्मेलिटिंग क्वेश्चंस जो है वो हम लोग जो है वो इंक्वायरी के लिए हम लोग पूछेंगे, उसके लिए प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, तो क्या व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सूचना एकत्रित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेंगे, हाँ, तो या फिर किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूचना एकत्रित करने के लिए हम लोग जो है ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेंगे। ये कौशल का निर्देशक जो नहीं है। ठीक है, परिकल्पना करने के लिए कौशल का निर्देशक कौन सा नहीं है, सूचना एकत्रित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग। ठीक है, आपको ये प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये बोल रहा है कि इनमें से जो है आइडेंटिफाई करना हमको करेक्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सामान्यतः अधातु जो है जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, यानी जो जनरली नॉन मेटल होते हैं वो क्या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर अगला जो आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं क्या वो एसिड के साथ आपके जो है वो अभिक्रिया या फिर रिएक्ट नहीं करते हैं। ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रश्न का आंसर हम लोग करते हैं। आपकी जो अधातु होती है सामान्यतः वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, जल से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ये कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं अभिक्रिया करके। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जो आपके सामान्यतः अधातु होती है वो क्या अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये दोनों ही सही बात है। जो अधातु होती है ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही आंसर सही है, यानी ए और बी दोनों ही सही है, तो 3 नंबर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न फिजिक्स से आपके बीच में आने वाला है। ठीक है, सॉरी 71वां प्रश्न फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स के लिए प्रश्न आपके बीच में आने वाला है। ठीक है, एक गेंद होती है उसको हम लोग ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, फेंक दी, सही बात है, और अधिकतम ऊंचाई तय करेगी और उसके बाद वो फेंकने वाले के पास वापस आ जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी भी गेंद को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो उसके बाद वो अधिकतम ऊंचाई तय करके आपके जो है वो वापस आपके पास आ जाएगी। ठीक है, गेंद को ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति चाल के समय, यानी जो ऊपर गई और नीचे जो आई उसके समय जो है कौन सी राशियों का मान समान होगा। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। तो जब किसी गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद जो है वो गति गुरुत्वाकर्षण की अधिक एक स्वतंत्र कण की गति के समान करती है। ठीक है, साथ में जो है वो अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी और उसके पश्चात ये जो है फेंकने वाले के पास वापस आ जाएगी। तब गेंद जो है वो आपके ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति के दौरान जो है एक जो कार्य करने वाले के
करने वाले गुरुत्वीय त्वरण के समान रहेगी, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण रहेगा, है ना, गुरुत्वीय बल जो रहेगा वो क्या रहेगा, समान। यहाँ जो है त्वरण जो है वो समान रहेगा, गुरुत्वीय बल तो नहीं रहेगा समान। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो ए सही होगा, यानी 1 नंबर जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे आपके जो है आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न वही आपके शिक्षण विधि से संबंधित आ गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए, एक मिनट, परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है। यानी कि हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर उच्च प्राथमिक स्तर की किसी भी जो बच्चा है उसको रासायनिक अभिक्रिया से जो है परिचित करवाएंगे हम लोग। आपको पता है आपके 8th में भी रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर आया था। अगर हम लोग उससे परिचित करवाएंगे किसी बच्चे को तो किस प्रकार से कराएंगे, अच्छी रणनीति कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्या संयोजकता, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करेंगे। बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि हम लोग सबसे पहले बच्चे को जो है इसके फेमिलियर करेंगे। क्या करेंगे, बच्चे को इसके जो है फेमिलियर करेंगे, क्योंकि बच्चे को फेमिलियर करना जरूरी है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले संयोजकता, इलेक्ट्रॉन का विन्यास हम लोग सीधे नहीं बता सकते। उसके बाद रासायनिक समीकरण को प्रतीकात्मक रूप से लिखना विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहेंगे। क्या ऐसा करेंगे? नहीं। इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट रुक जाइए। इसके लिए हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करने का उद्देश्य करेंगे या फिर उदाहरण देंगे, ये भी नहीं करेंगे। दोनों तीनों ही यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो लास्ट में जो बच रहा है सबसे सही आंसर ये होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं की परिचर्चा करेंगे और विद्यार्थियों को उनके जीवन से संबंधित जो है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि बेटा H2O कैसे बनता है, तो H और O2 मिला के H प्लस O2 जो है वो मिला के आपके H2O बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों को जब हम जोड़ेंगे, जल से उसको जोड़ेंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से परिचित कराएंगे, उसको जो है ऑक्सीजन से परिचित कराएंगे, लेकिन अपने जीवन से जोड़ के, ठीक है, अपने जीवन से जोड़ के अगर हम लोग कराएंगे तब जाके बच्चा जो है वो इसको सही सीखेगा और आपसे फेमिलियर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो बाह्य निषेचन करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि जिसमें आंतरिक निषेचन हो। आंतरिक निषेचन यानी जो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो आंतरिक होगा, शरीर के बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो शरीर के अंदर होने वाला जो देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जो चिपकली होती है, चिपकली में शरीर के अंदर ही आपके क्या होता है, निषेचन होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर आपके जो है वो कट चुका है। ठीक है, उसके साथ आपके तितली जो होती है, तितली का भी आपके जो है ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि तितली में भी आपके जो है आंतरिक निषेचन ही होता है। क्या होता है, आंतरिक निषेचन ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुर्गी होती है उसमें भी आंतरिक निषेचन होता है। अंडा बाद में देती है, अंडा बन के आता है, वहां से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ही अंडा बन के आता है, वो उसको हीट के द्वारा जो है वो पकाती है। लेकिन मेंढक में आपको पता है जनरली क्या होता है, आपके बाह्य निषेचन होता है, मछली में होता है, स्टारफिश में, ज्यादातर जलीय जीवों की बात करें तो इसमें जो है बाह्य निषेचन होता है। तो आपके 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 75वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 75 नंबर के प्रश्न की ओर अगर अपन लोग चले तो यहाँ पे देखो अलग तरीके से प्रश्न पूछने का प्रयास किया है। हम लोगों को मिलान नहीं करना है, यहाँ पे मिलान नहीं करना है, हम लोगों को ये पता करना है। थोड़ा सा हिंदी में चलते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि दी गई, 1 मिनट थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं हम, दी गई परीक्षण सामग्री का विचार कीजिए और निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सुमेल करना है। अब इसके नीचे क्या है, यह उचित सिद्ध करने के लिए सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, यानी कि जो सामग्री है वो जैसे तैसे बना दी गई है कि मिलान कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता, मतलब उसके लिए कौन सा कारण निम्नलिखित में से नहीं दिया जा सकता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखो, कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी की अधिकतम 2 युक्ति युक्त प्रविष्टियां हैं, यानी जो कॉलम ए है और कॉलम बी है उसमें अधिकतम 2 युक्ति युक्त प्रविष्टियां हैं। क्या ये सही कथन है? क्या ये सही कथन है? नहीं, ये सही कथन नहीं है। 2 युक्त प्रविष्टियां नहीं है। उसके बाद कॉलम ए
और कॉलम बी में असमान परिविष्टियां, बिल्कुल सही बात है, असमान परिविष्टियां आपको दिख रही होगी। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, जूल। लोहा का मात्रक क्या HCl होता है, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक का क्या आपके Ag होता है, नहीं होता है। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा वो 2 नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर का। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। सूखी हुई किशमिश को जब कुछ घंटे के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो परासरण के कारण फूल जाता है। जनरली आपके घरों में आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तर्क दिया हुआ है इसके बारे में कि जो पादप कोशिका होती है वो वर्णात्मक रूप से, वर्णात्मक यानी सिलेक्टिवली, या चयनात्मक बोल लो, वर्णात्मक बोल लो, सिलेक्टिवली प्रीमिएबल होती है या सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ना। आपके जो है, हाँ, सिलेक्टिवली परमीबल होती है। तो ये भी सही बात है, जल में छोड़ देंगे और परासरण के कारण फूल जाएगा। और परासरण की जो क्रिया होती है, यानी कि जो ओस्मोसिस की क्रिया होगी, वो क्यों होगी, क्योंकि आपके कोशिका झिल्ली पारगम्य होगी और उसके द्वारा पारगम्य, जब जल पारगम्य होगा यानी जल उसके अंदर जा पाएगा ओस्मोसिस की क्रिया के द्वारा, तो किस लिए, क्योंकि उसमें जो झिल्ली होगी वो सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, है ना। तो हमारे पास इसके दोनों ही आंसर, यानी पहला जो आंसर होगा ए और आर दोनों कथन सही होंगे और आर ए की सही व्याख्या करेगा। ठीक है, 77 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। अभावजन्य जो है वो रोग के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, यानी वे रोगी जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से छोटे होंगे, है ना, जो आपके जो है वो उसे अभावजन्य रोग कहेंगे, यानी जो लंबी अवधि तक किसी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट या संतुलित आहार जो है वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने प्रोटीन में देखा होगा, प्रोटीन में 2 प्रकार के रोग होते हैं। आपने दोनों ही रोगों के बारे में कक्षा 10 की किताब में आप लोगों ने देखा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये अभावजन्य जो रोग होता है वो आपके इसमें जो है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उससे परिचर्चा करेंगे, क्योंकि संतुलित आहार की जो परिभाषा प्रदान करना, वह अभावजन्य की अवधारणा को प्रस्तुत करना, यह हमारे बस की बात नहीं है। मानव में विभिन्न पोषकों को और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उन्हें सूचीबद्ध करना, सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना, ये सब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उपयुक्त रणनीति हमको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, सबसे जरूरी है। आपने किसी भी मेडिसिन पे देखा होगा उस पर यही लिखा होता है कि आपको फिजिकली जाके जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी बच्चे को अगर किसी के बारे में बताते हैं तो जनरली वो अपने माता पिता के पास जाके उस चीज़ को बताता है, लेकिन हम लोग उसको ये सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप ये चीज़ खा लो या फिर इस चीज़ से आप लोग ठीक हो जाओगे। जनरली हमारे जीवन में ये उदाहरण आते रहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। मतलब कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। दो विषयनिष्ठ जो अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे को वैधता को आंकते हैं। विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आज्ञानात्मक है। वैज्ञानिक जो है दूसरे अन्य वैज्ञानिकों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते। वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं और अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। जो आपके वैज्ञानिक होते हैं ना प्यारे मित्रों, वो वैज्ञानिकों के बारे में जो है वो ये बता रहा है, जो संदेहवाद है वो वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक जांच और अनुसंधान करते समय वस्तुनिष्ठ बने रहने में मदद करता है, और ये जो है वो जांच करने के लिए मजबूर करता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत है या नहीं है। भाई सबूत होंगे अपने पास तभी जो है वो ये हो सकेगा। अब उसके बाद में जो आपका विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्य हैं उसके आधार पर जब वैज्ञानिक दावे को वैधता को आंकना श्रेष्ठ रूप से वैज्ञानिक संदेहवाद को बढ़ावा देता है। यानी अगर इसकी वैधता वैज्ञानिक जो है ये मतलब कि जो विषय निष्ठ अनुभाविक साक्ष्य हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक दावे को वैधता को आंकते हैं, वो इसकी सही जो ये कथन है वो इसकी सही व्याख्या करता है किसकी, विज्ञान संदेहवाद की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
79 प्रश्न है। 79 वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि आपके एक मिनट, ये बोल रहा है कि 37 जो अनुप्रस्थ मेज है उस पर आपके एक डिब्बा रखा हुआ है, उसकी द्रव्यमान संहति 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब जैसे ये आपके एक टेबल है, क्या हो गई, टेबल हो गई। टेबल पे एक बॉक्स रखते हैं, क्या रखते हैं, टेबल पे एक बॉक्स जैसे हम लोगों ने रखा, तो टेबल पे बॉक्स रखने के बाद आपके जो क्या बोल रहा है कि आपके जी बराबर एम, ये इसके इससे कोई मतलब नहीं है हमको। हमको ये पता लगाना है कि क्या उस पर कोई बल कार्य करेगा, तो उस पर निश्चित रूप से कोई बल कार्य करेगा, और बल दोनों ही तरफ से बल कार्य करेगा। इस पे दोनों ही तरफ से जो है वो बल कार्य करेगा। एक ऊपर की ओर लगेगा, एक मिनट, एक बल जो है वो ऊपर की ओर लगेगा और एक बल किसकी तरफ, नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, नीचे की ओर लगेगा, तो दोनों ही तरफ जब बल लगता है तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा कि संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है, यानी दोनों तरफ जो बल लगेगा वो संतुलित रूप से लगेगा, इसलिए जो वो बुक है वो टेबल से नीचे नहीं गिर रही है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है गाढ़े, देख लिए किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक्स और वाई जो है वो गाढ़े काले द्रव है जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। अक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है, यानी जो अक्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो पेट्रोलियम के व्युत्पन्न है अक्स, और वाई जो है वो कोयले का व्युत्पन्न है। यानी हम लोगों को ये पता लगाना कि इनमें से कौन सा तो आपके जो है वो पेट्रोलियम का व्युत्पन्न है और कौन सा आपके कोयले से व्युत्पन्न है, ये पता होना चाहिए। जो आपके ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 79 वाला प्रश्न, ये कौन सा प्रश्न आ गया अपना, 80 नंबर प्रश्न हमने छोड़ दिया। एक मिनट, 80 वाला प्रश्न पहले कर लेते हैं। 80 वाला प्रश्न कर लेते हैं, फिर 81 वाला भी करेंगे। अक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। यानी कि एक एक आपके सामने एक उपकरण के बारे में बोल रहा है कि जो कोनों को देखने के लिए, इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। यह वाई के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कौन से सिद्धांत पर, जो अक्स है वो कार्य करता है। जो दूरदर्शक है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। बहुरूपदर्शी, जिसको हम लोग कैलेडोस्कोप रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये रिफ्लेक्शन के पर नहीं करता है, सीधी सी बात है। और जो परिदर्शी जो होते हैं, यानी जो पेरास्कोप होते हैं, वो किसके ऊपर करते हैं, आपके रिफ्लेक्शन पे यानी परावर्तन पे काम करते हैं। तो 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 81 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव है जिसका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको किस बारे में बोल रहा है, सड़कों को पक्का करने के लिए एक गाढ़े काले द्रव एक्स और वाई दोनों को मिला के किस प्रकार का जो है वो आपके क्रम से कौन कौन से जो है वो ये पदार्थ आपके हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को बात करते हैं 81वें प्रश्न की। तो 81वें जो प्रश्न होगा उसके बारे में पता होना चाहिए। जो एक्स है वो पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है। यानी कि जो चारकोल होता है वो तो नहीं होता है, कोलतार भी नहीं होता है, कोलतार भी नहीं होता है, तो दोनों ही गलत हो गया। तो बिटुमिन इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो कोलतार होगा वो कोयले का व्युत्पन्न होगा, और बिटुमिन किसका, आपके पेट्रोल का व्युत्पन्न होगा। यानी कि एक जो है वो सही हो जाएगा। सीधा सा प्रश्न है ये तो। 82 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संदर्भ संदर्भ में वांछनीय नहीं है। यानी कि आपको ये पता करना है, आपको ये पता करना है कि कोई शिक्षक है उसके द्वारा कक्षा में प्रदर्शन करने को कार्यान्वित करने के संदर्भ में जो है वांछनीय नहीं है, यानी कि इनमें से नहीं है वो देखना है। कक्षा में कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिसका निर्माण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, प्रदर्शन को व्याख्याओं के संपूरक करना, और परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। इन चारों में से हम लोगों को सही जो है वो पता करना है। तो समय से पूर्व ही उन अनुबंधों को, वो संबंधों पर बल देना और जिसका निर्माण जो है विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, ये आपके सही इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं 83वें प्रश्न में जी, कौन सा कथन जो है वो सही है। खाद की अपेक्षा जो है उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। जो खाद होता है उसकी अपेक्षा क्या उर्वरक है वो अधिक समृद्ध होते हैं। उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता को वृद्धि करते हैं। उर्वरकों में जो उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में जो है ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरकों में मृदा के मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला, खाद की जो अपेक्षा होते हैं उर्वरक वो पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, खाद की अपेक्षा उर्वरक अधिक संबंध होते हैं पोषक के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सही पूछ रहा था तो पहला ही प्रश्न यहाँ पे सही हो जाएगा। उर्वरक जो है मृदा की जल धारण क्षमता के लिए में वृद्धि करते हैं, नहीं। उर्वरकों में मृदा की प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, ये भी गलत बात है। उर्वरकों में मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपके। 84वां प्रश्न है। अब इसको तो बिल्कुल सिंपल आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, इनमें से एक दो भी अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप लोगों ने सही कर लिया होगा। सबसे पहले जो प्रश्न हम लोगों को देखना चाहिए, इष्ट इष्ट या हाइड्रा, उसमें क्या होता है, मुकुलन होता है। क्या होता है, इष्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन की क्रिया होती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा सा लेगिंग कर रहा है भाई। ठीक है, तो ईस्ट में जो होता है वो आपके एक नंबर सही हो जाएगा। तो बी में एक कौन कौन से में, तो ये दो तो अपने गलत हो गए, यानी बी का एक, ये और ये अब दो बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए जो आपके गुलाब जो होता है, गुलाब में आपकी क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। भाई गुलाब की हम लोग कलम लगाते हैं ना, वो भी उग जाती है। तो कायिक प्रवर्धन एक क्या होता है, यानी किसी भी पौधे के भाग को काट कर अगर कहीं भी लगाया जाए, या फिर किसी भी जीव के कई भाग को, कई टुकड़े को जो है वो कहीं भी जैसे उपयोग में लिया जाए तो वो नए जीव के रूप में रूपांतरित हो जाए, तो उसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। किसी भी भाग को, जड़ लो, तना लो, पत्ती लो, है ना, ये यानी कि जो बी का 5 होगा, यानी इसमें बी का 5 नहीं है, यानी एक नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी काट के आपको करना चाहिए। 85 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। तो जीवाणु द्वारा कौन कौन से पादप होते हैं, तो गेहूं में घुन लगना, ये तो नहीं होगा, ये तो आपके फंगस के द्वारा होता है। सिट्रस टैंकर और भिंडी की पीत, यानी कि जो ए ऑप्शन होगा ना उसको तो हम लोग काट देंगे। तो ए पहले में है, तो ए और बी, यहाँ पे पहला जो है वो गलत हो जाएगा, है ना, जीवाणु के द्वारा नहीं होगा। सिट्रस टैंकर की बात कर रहा है, 85वें प्रश्न की बात कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद आपको जो सिट्रस टैंकर है ये जीवाणु द्वारा होता है, और भिंडी की पील सिरा कमीर ये नहीं होता है। ठीक है, इसमें वीन मोकस जो है रोग होता है, वो इसके द्वारा नहीं होता है, जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रस टैंकर यहाँ पे केवल आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर आपकी जो है आंसर हो जाएगा। अब 86वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 86वां बिल्कुल सिंपल प्रश्न, आपने आसानी से इसको कर लिया होगा, मैं उम्मीद लगाता हूँ आपसे। ठीक है, ये बोल रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों के बीच। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों की बात कर रहा है, जिसमें आपके 1/3 ओम जो ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़ने में प्राप्त की जा सकती है, यानी अधिकतम प्रतिरोध वो आपको जो है निकालना है। अब यहाँ पे आपको जो है तीनों प्रतिरोध का मान समान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको पता है कि प्रतिरोधों को हम लोग 2 प्रकार जोड़ते हैं। एक तो आपके जो है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, 2 क्रम होते हैं इसके, है ना। जब आपके तीनों को आपको जो है वो बराबर करेंगे, क्योंकि तीनों ही 3 प्रतिरोध है, तीनों का बराबर है, तो यहाँ पे R बराबर R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, यानी तीनों बराबर है। ठीक है, और इनके बराबर क्या है, 1/3 ओम, ये पता होना हमको पता है। ठीक है, अब हम लोग श्रेणी क्रम में सबसे पहले जोड़ते हैं। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तीनों को ही जोड़ना है अपन को, तो सीधा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों का सॉल्यूशन जब हम लोग निकालेंगे तो 1 ओम आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 ओम आ जाएगा। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि आपको जो है वो 1/1 के अंदर में रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ऊपर तो 1 हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे तीनों को ही जोड़ लेंगे। यहाँ पे तीनों, ये तीनों ऊपर गए और तीनों को क्या हुआ, जोड़ लिया अपन ने। तो यहाँ पे आपके पास 9 आ गया। अब 9 आ गया तो उसके बाद ये आपका फाइनल आंसर नहीं है ना, इसको उल्टा करना पड़ता है क्योंकि 1/r है ना ये। तो यहाँ पे 9 आंसर आया है, तो हम लोगों को 1/9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, r बराबर 1/9 लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका अंतर निकालना है ना, दोनों के बीच का अंतर निकालना है ना, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। जब दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो माइनस करना होगा एक में से 1/9 को। जब एक में से 1/9 को माइनस करेंगे तो 8/9 ओम आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न, एक शिक्षिका जो है वो अपने कक्षा 6 के विद्यार्थी को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है, यानी कुछ प्रतिबिंब वो उसको दिखाती है। वो उसमें जो है दिखाती है कि जल यात्रा करती नाव, ठीक है, तैरती हुई मछली और एक उड़ता हुआ हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थी को प्रतिबिंब की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थी द्वारा निम्न में से किसको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा, ये आपको पता करना है। तो एक शिक्षिका है वो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के शरीर में गति पाठ पढ़ा रही है, तो वो कुछ चीजें वो उसको दिखाती है और कहती है। तो ये एक प्रकार का जो है वो क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे क्या, नहीं वो वर्गीकरण नहीं करें, सॉरी 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 सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो वर्गीकरण नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है वो मापन भी नहीं करेंगे। मापन कैसे कर सकेंगे, मापन नहीं कर सकेंगे। अवलोकन और आज्ञात्मक तर्कशीलता, ये दोनों ही इसके जो है वो आंसर हो जाएंगे, यानी 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 88 प्रश्न के। 2 प्रश्न हो रहा है, बस धैर्य धैर्य रखिए आप लोग। कहा जा सकता है निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया, इसके सिवाय क्या आंसर दे रहा है कि उसके सिवाय जो है अति संकुलता, यानी कहा जा सकता है कि जो निम्नलिखित नीचे दिए हुए जो बीज प्रकीर्णन ने पादपों को जो है लाभ पहुंचाया, इसके सिवाय अति संकुलता, सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज और इसके लिए प्रतिस्पर्धा टालने के लिए, नई आवश्यक में अपनी पकड़ बनाने के लिए और नई किस्में उन्नत करने के लिए, यानी जो बीज प्रकीर्णन होता है वो पादपों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अति संकुलता जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो है इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रत्येक पेड़, जो पौधे और पेड़ होते हैं वो अलग अलग प्रकार का बीज होता है, और बीज प्रसार जो है वो अपने मूल पौधे से बीज के संचलन या परिवहन में से अनुकूलित तंत्र है। ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग के अलावा जो है वो सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, यानी इसके अलावा जो है वो सभी में जो है वो इसके अलावा, यानी अति संकुलता के अलावा जो है सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज के लिए प्रतिस्पर्धा डालने के लिए, नए अवसरों में पकड़ने के लिए और नई किस्में उन्नत करने के लिए जो है बीज प्रकीर्णन जो है पौधों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो अति संकुलता जो है वो इसमें नहीं आएगी, यानी ओवर क्राउडिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 89 का प्रश्न, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण हो सकता है। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों के व्याख्या करता है, यानी कम धारणाएं बनाता है और बड़ी संख्या में जो है प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। सबसे पहला जो है वो मैं आपको आंसर बता दूं कि आंसर यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे सबसे उपयुक्त कारण होगा। धारणाएं बनाएंगे और बड़ी संख्या में परीक्षणों की व्याख्या करेंगे। अब देखें, न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम देता है और उसके अनुसार 2 पिंड जो है वो मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के मध्य द्रव्यमान गुणनफल और उसके समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये जो जी है ना, जी जो है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा सार्वत्रिक गुण जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी हमको ये पता होना चाहिए कि जो कम धारणाएं बनाएं, बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करें, वो आपके सबसे उपयुक्त कारण होगा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे। ठीक है, पूर्ण प्रयोग के पश्चात थोड़ी पहुंचा। ठीक है, परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग थ्योरी के माध्यम से जो चीजें समझा सकते हैं। दीर्घ समय अवधि में विकसित
विकसित किया गया, ये भी कोई जरूरी नहीं है। यानी ज्यादा समय लगाना कोई जरूरी नहीं है, हमारे पास जो है प्रेक्षण ज्यादा जरूरी है और ज्यादा सटीक आंसर ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प की जो है वो आपको जो है चयन करना है। आपको ये आपके तंतु वाले पार्ट में से ये प्रश्न जो है वो आया है, 90 नंबर का जो प्रश्न है। ये क्या कहता है कि आपके रेयान जो है वो एक संश्लिष्ट तंतु है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है ऐसा मान लो, और रेयान के बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के रेयान को जो है बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है ना। तो ये दोनों ही कथन क्या सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो रेयान होता है, आपके जो रेयान होता है ये किसके द्वारा बनता है, सेल्यूलोज के जो है उपचार करके जो है सेल्यूलोज का संश्लेषण करके जो है वो बनाया जाता है। यानी दूसरा कथन गलत है, लेकिन पहला कथन सही है, ये सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, यानी 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो